हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जूनियर सुपर टेट के लिए अर्थात जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी भाषा में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वह प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग घटना चक्र से। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। इसके पहले हम लोगों ने 15 प्रैक्टिस सेट देख लिया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि टीजीटी और पीजीटी के हिंदी के सॉल्व पेपर और लगभग 40 प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड है। आप उसे भी देख लीजिए, क्योंकि जूनियर में आपको भाषा के जो 100 नंबर है हिंदी भाषा के, उसमें वह सहायक महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में पहला जो प्रश्न है वह कहा गया है कि छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया है, यह प्रश्न बताना है। इन सभी के उत्तर को आपको भी बताते चलना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। छायावाद का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वह किया गया था किसके द्वारा? मुकुटधर पांडे द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है तथ्य कि छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने। और वे श्री शारदा पत्रिका में छायावाद के नाम से एक पत्र लिखे थे, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो वही प्रश्न है, वही उत्तर होगा मुकुटधर पांडे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जो अगले प्रश्न है उसे हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे वह है कि छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। ठीक है, छायावादी युग का प्रवर्तक, यहाँ पे छायावादी युग का जो प्रवर्तक है वह किसे कहा जाता है यह बताना है। ठीक है, तो छायावाद का जो सबसे पहले छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं वे माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, तो छायावाद के प्रवर्तक के संबंध में एक विवाद है, लेकिन जयशंकर प्रसाद को पूर्ण रूप से उनकी झरना 1918 के लिए जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक माना जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। छायावाद की पहली रचना क्या मानी जाती है, तो अभी बात किया गया जो झरना है 1918 में रचित जयशंकर प्रसाद का, उसे छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है, तो जो छायावाद है उसमें रहस्यवाद की भी भावना पाई जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ठीक है, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती है, उसको सही विकल्प में चुनना है। मतलब क्या विशेषताएं हो सकती है, तो विशेषण विपर्य, ठीक है, स्वच्छंद भावावेश, मूर्ति विधान, इतिवृत्तात्मकता। तो इतिवृत्तात्मकता तो नहीं है, क्योंकि यह तो द्विवेदी युग का है, तो जिस ऑप्शन में 4 होगा वह तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यह 4 यह तो होगा नहीं, 1 2 3 यानी ऑप्शन 1 यहाँ पे जो है वह सही होगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता में या कविता की विशेषता है, तो यह विशेषता है किसका? छायावाद का। तो यहाँ पे ऑप्शन उत्तर जो 1 है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में किसका उत्कर्ष मिलता है, तो प्रसाद के काव्य में अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान काल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियाँ क्या है, तो तीसरा उत्थान देखिए पहले क्या था? भारतेंदु युग आधुनिक काल में आया, फिर द्विवेदी युग, फिर क्या है? छायावाद। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा छायावाद। ठीक है, यहाँ पे छायावाद होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है, तो कामायनी खड़ी बोली में लिखा गया एक महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। यहाँ पे जो तथ्य है उसे ध्यान से देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा खड़ी बोली है। खड़ी बोली यह अद्वितीय महाकाव्य मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर लिखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है, तो श्रद्धा नामक पात्र किस में है? कामायनी में। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कामायनी के प्रमुख पात्र कौन है, तो श्रद्धा और मनु है, तो यहाँ पे ऑप्शन है डी मनु दिया हुआ है, तो यह सही होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, कामायनी में कुल कितने सर्ग है,
तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं, कुछ ऑप्शन इधर हैं, तो उसे देखते हैं। कामायनी में वैसे 15 सर्ग है, तो याद रखिएगा कब 15 सर्ग, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? तो शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? तो वह नामवर सिंह ने कहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो श्रद्धा हृदय का प्रतीक है कामायनी में, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, कामायनी की श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो हृदय का प्रतीक है श्रद्धा, तो यहाँ पे सही उत्तर सी होगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? तो वे प्रेम पथिक है। प्रेम पथिक को ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की जो भी रचनाएं उसको एक बार याद कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, छोकोच्छ्वास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। ठीक है, आंसू, झरना, लहर, कामायनी, ये क्रम भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। झरना 18, आंसू 25, लहर 33, कामायनी 35। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, कानन कुसुम, झरना, कामायनी तो हम लोग पढ़े, लेकिन दीप शिखा किसका है? यह महादेवी वर्मा का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सन 1918 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन झरना में कितनी कविताएं थी? तो झरना में कितनी कविताएं हैं? यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उसे देख लेते हैं। तो 24 कविताएं हैं झरना में, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आंसू क्या है? आंसू एक क्या है? तो आंसू एक मुक्तक काव्य है, लेकिन यहाँ पे ठीक है विरह काव्य है, मुक्तक काव्य है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा डी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हुआ है, क्या दिया है कि जयशंकर प्रसाद की कृतियों का सही विकल्प क्या है? तो उनका झरना है, लहर है, ध्रुव स्वामिनी नाटक है, स्कंदगुप्त नाटक है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? तो यहाँ पे जो नहीं है जयशंकर प्रसाद, तो देखिए चारुचंद्र लेख जो लिखा गया है वह उपन्यास है किनका? यह उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बाकी कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, तितली, यह सभी रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद के, तो यहाँ पे सही उत्तर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पे देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद चारुचंद्र लेख के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद नहीं बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचना जो है वह बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नरमा, अनामदास का पोथा, कुटज, विचार प्रवाह, अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर विचार और वितर्क, यह सभी इनके हैं, तो इससे ध्यान रखिएगा। कबीर नामक कृति हजारी प्रसाद द्विवेदी को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इन सभी को याद रखिएगा। निम्न में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, यह पूछा गया। तो देखिए, आंगन के पार द्वार किसका है? अज्ञे का। ठीक है, बाकी यहाँ पे यामा, दीपशिखा, नीरजा, यह किसका है? महादेवी वर्मा का। तो इससे याद रखिएगा। यहाँ पे अज्ञे की प्रमुख रचनाएं दिए हैं, उसे भी हम लोग याद कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। ठीक है, आंगन के पार द्वार किसका है? अज्ञे का। अज्ञे के अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो अरि ओ करुणा प्रभामय, हरी घास पर छड़ भर, इंद्रधनुष रौदे हुए, पूर्वा, सुनहले सवाल, कितनी नावों में कितनी बार, बावरा अहेरी, इत्यलम, चिंता, पहले मैं सन्नाटा बूंदता हूँ, यह सभी किसके हैं? यह अज्ञे जी के रचना है। ठीक है, यहाँ पे महादेवी वर्मा के भी रचनाएं दिए हैं, उसे भी हम लोग दोहरा लेते हैं। निहार, रश्मि, निर्जा, सांदगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा और हिमालय। सप्तपर्णा को याद रखिएगा। ठीक है, निहार महादेवी का प्रथम काव्य संग्रह है जिसमें 47 गीत संकलित है और बाकी दिए हैं प्रसाद, पंत निराला, यह सभी छायावाद के कवि हैं। ठीक है,
चलिए, महादेव वर्मा को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण अलंकार से भी सम्मानित किया गया है, इस तथ्य को भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे जो दिए गए हैं कुछ अन्य तथ्य, ठीक है। महादेव वर्मा को यामा पर ज्ञानपीठ भी मिला है और भारत भारती पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, तो यह सभी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, निहार रश्मि नीरजा एक काव्य संग्रह किसके हैं? तो निहार रश्मि नीरजा अभी हम लोग पढ़े हैं, किसका है? यह महादेव वर्मा का। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? डी। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निहार की रचना किसने की थी? तो सभी को पता है महादेव वर्मा की रचना है निहार। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संकलन क्या है? तो कैसे शुरू हुआ? निहार रश्मि नीरजा सांद गीत, ठीक है। निहार रश्मि नीरजा सांद गीत, तो निहार पहला है, तो यहाँ पे सी उत्तर सही होगा। आगे देखते हैं, सप्तपर्णा किसकी कृति है? याद रखिएगा, सप्तपर्णा यह किसकी है? यह महादेवी वर्मा की रचना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? तो निराला, प्रसाद, पंत और महादेव वर्मा छायावादी हैं, लेकिन जायसी या सूफी काव्यधारा के कवि हैं, ठीक है, और निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से छायावादी कवि कौन सा नहीं है? तो देखिए, निराला, प्रसाद, सुमित्रानंद पंत तो हैं, लेकिन शिवमंगल सिंह सुमन यह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति है? तो वह किसमें है? वह है महादेवी वर्मा में। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया गया है? यहाँ पे है, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया है? तो यह विरोध महादेव वर्मा द्वारा किया गया है। उन्होंने केवल छायावाद को सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग यह कहकर विरोध किया है, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखते हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? यह महादेवी वर्मा का। तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया है? आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? वही प्रश्न है, वही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किसका है? तो यह पंक्ति किसका है? महादेवी वर्मा का। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति है महादेवी वर्मा का। अगला प्रश्न देखते हैं, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? यानी राम की शक्ति पूजा पर किसका सर्वाधिक प्रभाव है? तो कृत्तिवास रामायण का सर्वाधिक प्रभाव है। तो यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे जो होगा वह डी होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? वही प्रश्न वही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी कृत्तिवास रामायण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो सुमित्रानंद पंत का कौसानी में हुआ था, अल्मोड़ा कौसानी में। तो ऑप्शन ए सही होगा। अब यहाँ पे इनके जन्म को भी समझ लेते हैं। सुमित्रानंद पंत का 1900 ईस्वी में उत्तर प्रदेश अब उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1970 में इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था, ठीक है। चलिए देखते हैं, कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? तो कला और बूढ़ा चांद के जो लेखक है वह कौन है? सुमित्रानंदन पंत। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इनके प्रश्नों को यानी इनकी रचनाओं को वो हम लोग पढ़ लेते हैं। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंद पंत का है, जिनके बचपन का नाम क्या है? गोसाई दत्त। याद रखिएगा, गोसाई दत्त किसके बचपन का नाम है? सुमित्रानंद पंत का। इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगान, युगवाड़ी, स्वर क्रीडर, स्वरधूली, उत्तरा, वीणा, चिदम्बरा, पतझर, एक भावक्रांति, गीत हंस, यह सभी इनके रचनाएं हैं, ग्राम्या, ठीक है। तो इन सभी को याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं, उसे भी हम लोग याद रखेंगे, दोहराएंगे। सुमित्रानंद पंत की कृति लोकायतन एक प्रबंध काव्य है, और 1960 ईस्वी में कला और बूढ़ा चांद कविता पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। लोकायतन पे इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, और चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यानी हिंदी में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले अगर कोई हैं
तो वे सुमित्रानंद पंत हैं। ठीक है, सुमित्रानंद पंत की ग्राम्या जो है वो ग्रामीण परिवेश से है। एक बात और याद रखिएगा कि इनकी जो पहली कविता रचना है वह गिरजे की घंटा है। ठीक है, और गुंजन उनकी अंतिम छायावादी काव्य संग्रह है। तो सभी इंपॉर्टेंट तथ्य है, सभी को हमको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? तो चिदम्बरा के रचनाकार हैं पंत जी। तो ऑप्शन बी सही होगा। आगे जो प्रश्न दिया है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है उन सभी को हम लोग रिवाइज करेंगे, दोहराएंगे। पंत जी की ग्राम्या की कृति क्या है? ग्राम्या जो उनकी रचना है उसकी कृति क्या है? उसका संबंध है ग्रामीण परिवेश से। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकायतन के रचयिता कौन है? तो लोकायतन अभी हम लोग पढ़े किसका था? सुमित्रानंदन पंत का। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंत की पहली रचना क्या है? तो गिरजे का घंटा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। कौन सी रचना नहीं है? तो ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन तो इनका है, लेकिन परिमल किसका है? निराला जी का। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था? तो वह पल्लव में प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। यह प्रश्न देखिए पूछा जाता है, अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं हिंदी के कवि कौन हैं? तो वे हैं सुमित्रानंदन पंत। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया है। इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रकृतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? तो यह प्रश्न है, इसका उत्तर है सुमित्रानंदन पंत। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने काव्य जीवन में उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित, वही प्रश्न वही उत्तर, सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अरविंद दर्शन से बहुत प्रभावित कौन हुए? तो सुमित्रानंद पंत। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, सही बात है। पल्लव पंत की रचना है, सही है। लोकायतन महाकाव्य में आता है, सही। पंत भारतेंदु युग के नहीं है, बल्कि कहाँ? पंत छायावाद के हैं, तो यह गलत था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया है उसे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है, या प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो पंत का। तो पंत को ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रकृतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है? तो वे हैं कौन? सुमित्रानंदन पंत। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा डी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इनकी रचनाओं को हम लोग याद रखेंगे। देखिए छायावादी रचना अलग अलग करके पूछता है। तो पंत के छायावादी रचना है उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। गुंजन आखिरी है। उसके बाद प्रगतिवादी में युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्य आ जाता है। उसके बाद स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युग, पथ, यह सब रचनाएं अरविंद दर्शन से प्रभावित मानी जाती है। बाकी कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन और चिदम्बरा, यह सभी, ठीक है, यह सभी क्या था? यहाँ सभी पंत जी की रचनाएं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, निम्न में कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत का नहीं है? तो देखिए सांद गीत किसका था? महादेवी वर्मा का। युगवाड़ी, गुंजन, पल्लव किसका है? पंत जी का। तो सही उत्तर क्या होगा? बी। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा कवि अपने, तो यह सभी हो गए हैं हमको लग रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पंत की रचनाओं का क्रम क्या है, यह पूछा है। ठीक है, पंत की रचनाओं का क्रम क्या है? तो देखिए गुंजन, युगांत, ग्राम्य, लोकायतन सबसे बाद में था। तो यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पुस्तकों में किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? हाँ, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए जो दिया गया है, पल्लव, जो पंत की रचना पल्लव है, उसको छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित में कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, कामायनी महाकाव्य है, साकेत महाकाव्य है, प्रिय प्रवास महाकाव्य, लेकिन पल्लव महाकाव्य नहीं है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा डी।
चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे बुरांश कविता के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे देखिए सुमित्रानंद पंत का यह रचना है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है, उसे हम लोग समझते हैं, याद करते हैं। सभी प्रश्नों को हमको याद रखना है, ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है। तो महाप्राण किसे कहा जाता है, निराला जी को। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो तथ्य दिए उसे भी याद रखिएगा, क्योंकि हमें रिवाइज करना है, बार बार पढ़ेंगे तो बार बार हमें याद होता रहेगा। इनकी जो रचनाएं प्रसिद्ध हैं वह चतुरी चमार, बिल्लेसुर बकरिहा। ठीक है, साथ ही साथ निराला जी अपने विवाहिता पुत्री के निधन से विक्षुब्ध होकर सरोज स्मृति लिखा था। और सरोज स्मृति आपको पता होगा बहुत ही करुणामय काव्य है इनका। और इनके अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, यह सभी किसके हैं, निराला जी के। तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इन सभी को हमको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए एक प्रश्न और पूछता है, पंचवटी प्रसंग अगर पूछे तो वह निराला जी का, केवल पंचवटी पूछे तो वह मैथिली शरण गुप्त का। पंचवटी प्रसंग इनकी रचना है। ठीक है, और राम की शक्ति पूजा और शोक गीत क्या है, सरोज स्मृति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते और तुलसीदास किसकी कृतियां हैं। तो यह सभी कृतियां किसके हैं, यह सभी हैं निराला जी के। तो ऑप्शन क्या होगा, डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पंचवटी प्रसंग, देखिए अभी आ गया पंचवटी प्रसंग के रचयिता कौन है, तो वह है निराला जी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है। तो अनामिका, परिमल, गीतिका, यह सभी किसके द्वारा रचित है, निराला जी के द्वारा। ठीक है, तो प्रश्नों का प्रैक्टिस करते रहिए, याद करते रहिए प्रश्न को। परिमल किस कवि की रचना है। तो परिमल किसका है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला का। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। गीतिका के रचनाकार कौन है। तो गीतिका के कौन है, निराला जी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में कौन सी रचना निराला की नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, झरना किसका है, प्रसाद जी का। तो यह इनका नहीं है। परिमल, अनामिका, गीतिका, यह सभी किसका है, निराला जी का। तो यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। निराला का जन्म कहाँ हुआ था। यह प्रश्न देखिए बंगाल के महिसापुर गांव में हुआ था, बंगाल के महिसापुर में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। कहाँ पे, महिसादल राज्य के मेदिनीपुर गांव में हुआ था। ठीक है, 1896 ईस्वी में। यह याद रखिएगा निराला जी का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ। विरोध सबसे ज़्यादा जो झेलना पड़ा है वह निराला जी को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। निम्न पंक्तियाँ, जो प्रसिद्ध पंक्ति हैं वह किस लंबी कविता से है। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम। यह किससे लिया गया है, राम की शक्ति पूजा से। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो तथ्य दिए हैं उसे आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निराला की निम्नलिखित कविताओं में लंबी कविता नहीं है। तो देखिए लंबी कविता क्या है, सरोज स्मृति है, कुकुरमुत्ता है, राम के शक्ति पूजा है, लेकिन भिक्षुक इनकी लंबी कविता नहीं है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निराला की बादल राग किस प्रकार की कविता है। तो वह प्रगतिवादी चेतना से नहीं बल्कि प्रकृति के सौंदर्य से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है उसे हम लोग देखते हैं। बादल राग के रचयिता कौन है। तो निराला जी हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, पंक्ति किसके द्वारा रचित, यानी किसके द्वारा जीवन की सत्य अभिव्यक्ति मिलती है, किसके जीवन के। तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो ये ऑप्शन यहाँ पे 1 सही होगा। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा किया ही शोध। यह पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा से ली गई है। ठीक है,
चलिए, मुक्त छंद के प्रणेता कौन माने जाते हैं? निराला जी, जिसे अपने छंद को केचुआ या रबड़ छंद भी कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। निराला की जूही की कली उदाहरण है, वह मुक्त छंद की है। आपको याद होगा जूही की कली को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में छापने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा सी। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पे अगले प्रश्न क्या दिए हैं उन सभी को हम लोग फिर से याद रखेंगे, दोहराएंगे। तो देखिए, रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है? तो निराला जी के। तो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा सी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। निराला की अंतिम कविता क्या है? तो पंत्रोकंठित जीवन का विष बुझा हुआ, यह इनकी अंतिम कविता है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा डी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यह कविता वहाँ पे है, आप उससे ध्यान रखिएगा। प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नव, यह पंक्ति किसका है? तो यह पंक्ति किसका है? निराला जी का। तो ऑप्शन क्या होगा? डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया है उससे क्या है? निम्नलिखित निराला की व्यंग परक कविता कौन सी है? तो कुकुरमुत्ता उनका क्या है? व्यंग परक कविता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? ठीक है, अगला प्रश्न है, इन सभी को देखिए, यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन सभी को हम लोग पढ़ते चलते हैं। देखिए, नागेंद्र ने यह बात कही है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद का इनकी प्रमुख कृतियाँ रीति काव्य की भूमिका है, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका है, रस सिद्धांत है, अरस्तु का काव्यशास्त्र है, काव्य में उदात्त तत्व, काव्य बिंब और नई समीक्षा, यह सभी इनके क्या हैं? रचनाएं हैं। तो इन सभी को हमको याद ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए जो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, यहाँ पे दिया गया है कि महादेव वर्मा के अनुसार छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। छायावाद क्या है? प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। यह किसके द्वारा कहा गया है? महादेवी वर्मा के द्वारा। अगला जो दिया है, आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग्विलास रहस्यवाद है और वहीं छायावाद है, यह किसका कथन है? यह रामकुमार वर्मा का। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो यह नगेंद्र ने कहा है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का, वही प्रश्न वही उत्तर, डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वही प्रश्न है वही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, यह कथन किसका है? छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, यह जो कथन है वह रामचंद्र शुक्ल का है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? तो उत्तर छायावादी कवि रामकुमार वर्मा नहीं है, बाकी नरेंद्र शर्मा, बच्चन सिंह, अंचल, यह सभी उत्तर छायावादी कवि हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसे हम लोग पढ़ते चलते हैं। रामकुमार वर्मा उत्तर छायावाद के कवि नहीं है, बल्कि छायावाद के द्वितीय वर्ग के कवियों में उल्लेखनीय कवि हैं। इनकी रचनाएं रूपराशि, निशीथ, चित्ररेखा, आकाशगंगा, याद रखिएगा इन सभी को। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग छायावाद के प्रथम वर्ग में जो कवि आते हैं, रामनरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा। ठीक है, चलिए इन सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, फैंटस्माटा का संबंध हिंदी के किस काव्य आंदोलन से जोड़ा गया? तो वह जोड़ा गया है छायावाद से। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न थे छायावाद से संबंधित। आशा कर रहे हैं कि इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती होगी और आप अपने प्रश्नों पे पकड़ ज़्यादा मजबूती से बना रहे होंगे, जो जूनियर एडिट परीक्षा में आपके लिए उपयोगी होगा। ठीक है, तो इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।